हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 5 वर्क पावर एंड एनर्जी उसके तमाम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 work energy power numerical number 1. A man pulls a trolley through a distance of 10 meter by applying a force of 50 newton, which makes an angle 60 degree with the horizontal. Calculate the work done by the man. तो बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक मैन है जो कि एक ट्रॉली है उसको वो पुल कर रहा है। तो लेट्स सपोज कि कोई सरफेस है और उसके ऊपर यहाँ पे ये कोई ट्रॉली है, ठीक है। यहाँ पे मैं वाई शिप से इसको बना रही हूँ ट्रॉली को। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और जो फोर्स लग रही है वो किसी एंगल पे लग रही है, वो जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये फोर्स है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रॉली, यहाँ पर इस तरीके से होगा ये हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये डी है और कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और जो फोर्स लग रही है वो किसी एंगल से लग रही है, और जो एंगल है वो कितना बन रहा है यहाँ पर, वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस मैन ने कितना वर्क डन किया है, आपने वो कैलकुलेट करना है। तो डेटा बनाते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, आपको यहाँ पे डी गिवन है। डी बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो कि क्या है 10 मीटर का है। इसके अलावा फोर्स गिवन है जो कि कितनी है, 50 न्यूटन की फोर्स है। और जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। क्या आप फाइंड करना है, आपसे फरमाइश गई है कि आपने वर्क डन बाय मैन वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर देंगे। एफ आपके पास वो है 50 न्यूटन। ये जो डी है जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है 10 मीटर। और यहाँ पे एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो कॉस 60, और कॉस 60 जो है वो हाफ के इक्वल होता है। 50 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कॉस 60 जो है वो किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। और यहाँ पे 1 इधर गया तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 250 जूल का आ रहा है। तो उस मैन ने जो वर्क डन किया है वो कितना है, 250 जूल का वर्क डन किया है। तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट number 2, a 100 kg man runs up a long flight of stairs in 9.8 seconds. The vertical height of the stair is 10 meter. Calculate the power. बेसिकली सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि 100 केजी का मैन है। तो यहाँ पे मास आपको गिवन है इस मैन का, जो कि कितना है, 100 केजी है। फिर कहते हैं कि वो फ्लाइट ऑफ स्टेयर है जिसके ऊपर वो ऊपर की तरफ जो है वो भाग रहा है, ये चढ़ रहा है 9.8 सेकंड के अंदर। तो यहाँ से लेकर जब वो यहाँ पर जा रहा है तो उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 9.8 सेकंड का टाइम लग रहा है। फिर कहते हैं जो वर्टिकल हाइट है उस स्टेयर की वो कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ हाइट जो है वो कितनी है, 10 मीटर है। आपसे कहा जा रहा है कि पावर क्या है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है एक। तो डेटा बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पर आपको मास ऑफ द मैन गिवन है जो कि कितना है, 100 केजी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो टाइम आपको गिवन है वो है 9.8 सेकेंड गिवन है। जबकि हाइट जो है वो कितनी है, 10 मीटर की है। आपने क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है, पी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब देखो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ ये चढ़ रहा है तो ये क्या गेन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, mgh की इक्वल होती है। तो हम अपने फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, जो इक्वेशन ए है वो क्या बन जाएगा आपके पास, कि पावर जो है वो बेसिकली वर्क की जगह पे क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे क्या होगा, mgh हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, टी से करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। मास कितना है आपके पास, 100 केजी है। जी क्या आपके पास 9.8 है। और हाइट जो है वो कितनी है, 10 मीटर की है। जबकि जो टाइम है वो कितना है, 9.8 मीटर का। अब देखो 9.8 9.8 आपस में मर जाएंगे, 100 10 से मल्टीप्लाई होगा। जब 100 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना क्या आ जाएगा, 1000 वॉट आ जाएगा, ठीक है। तो जो पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है। यहाँ पर आपने पावर कैलकुलेट कर ली है, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये वाला भी। Your question is, when an object is thrown upward, it rises to a height h. How high is the object in term of h when it has lost 1/3 of its original kinetic energy? तो बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने थ्रो किया है, और उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास है, और आपने जब इसको अपवर्ड थ्रो किया है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी।
और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, और जैसे ही मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर इसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो क्या कहलाएगी, एच कहलाएगी। और देखो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या, अगर इस बॉडी के पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या है, इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की। तो यहाँ पर इसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है वो के डॉट ई है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने वो हाइट फाइंड करनी है कि जिस हाइट पर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी वो वन थर्ड हो गई है। सो लेट्स सपोज कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस बॉडी की वो कितनी हो गई है, वन थर्ड हो गई है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का। राइट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो न्यू हाइट है ये एच प्राइम है। आपने यही एच प्राइम फाइंड करना है, इन टर्म ऑफ हाइट बताना है कि हाइट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड हो गई है ओरिजिनल वैल्यू का। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या 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 चीज़ आपको गिवन है, यहाँ पर आपको हाइट गिवन है जो उसकी ओरिजिनल हाइट है जो कि किसकी इक्वल है, एच है। ठीक है, तो उसको हमने एच लिया है। और जो कंडीशन है सवाल के अंदर वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उस पॉइंट के ऊपर वो क्या हो गई है, ओरिजिनल वैल्यू का वन थर्ड हो गई है। इसके अलावा जो न्यू हाइट है जिस पे आपने ये फाइंड करना है, तो वो जो हाइट है उसको मैं क्या बोल देती हूँ, एच प्राइम बोल देती हूँ, और ये हमने एच प्राइम फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एच। तो देखो अब आपके पास जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसके बाद क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है बॉल या बॉडी तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो एच की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो देखो यहाँ पे कम हाइट है, यहाँ और ज्यादा हो गई है, इस पॉइंट पे और ज्यादा हो गई है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो गई है। तो हाइट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो वो एम जी एच के इक्वल होता है। तो वो एच पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है दैट्स मीन कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एज द बॉडी मूविंग अप, ठीक है, बट तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि लॉस हुए काइनेटिक एनर्जी में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और गेन हो रहा है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमने किससे डिनोट की थी, के डॉट ई से डिनोट किया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डॉट ई। और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर वो होगा एम जी एच के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, एम जी एच के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि अगर मैं लिखूँ के डॉट ई प्राइम, अगर मैं लिखूँ तो उसके लिए जो हाइट आएगी वो क्या होगी, एम जी एच प्राइम होगा। तो अगर हमारे पास जो कंडीशन है ये आपके पास गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वन थर्ड है किसकी, ओरिजिनल वैल्यू का। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे के डॉट ई प्राइम की जगह पे ये वाली वैल्यू प्लग इन कर दो और के डॉट ई की जगह पर आप क्या कर दो, ये वाली वैल्यू प्लग इन कर दो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम की जगह पे क्या लिखेंगे, एम जी एच प्राइम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हा 1/3 आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखोगे, एम जी एच लिखो। देखो एम जी से मर जाएगा यहाँ पर, और आपके पास जो हाइट है, जो न्यू हाइट है जिस पे काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड डिक्रीज हुई है, वो हाइट मिल गई जो कि क्या हो गई है, वन थर्ड हो गई है ओरिजिनल वैल्यू का। तो ये आपके पास क्या है आंसर, आपने ये न्यू जो हाइट है बेसिकली ये आपने फाइंड आउट करनी थी कि अगर काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड डिक्रीज हो रही है तो हाइट भी इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, वन थर्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। Number 4, a 70 kg man runs up a hill through a height of 30 meter in 2 seconds. How much work does he against the gravitational field and what be is the average power output? बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपको कहा जा रहा है कि एक पर्सन है ये कोई हिल है जिसके ऊपर जो है वो चढ़ रहा है, और यहाँ पर तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, इस तरीके से वो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है और जो हाइट है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 3 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो एच आपको गिवन है कि है 3 मीटर, और उस पहाड़ी के ऊपर जो चढ़ने में उसको टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है।
फिर फर्दर कहते हैं उसका जो मास है वो भी आपको गिवन है। सो मास ऑफ द मैन आपको गिवन है जो कि है 70 kg। कह रहे हैं कितना उसने वर्क डन किया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होती है और ये उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसी वजह से कहा गया है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, कि इसने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड कितना वर्क डन किया है। फिर कहा जाता है व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट। एवरेज पावर अपना आउटपुट फाइंड करना है। क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, तो यहाँ पर हमने दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो आपके पास है मास ऑफ द मैन, एम जो है वो कितना है 70 kg। इसके अलावा जो हाइट है वो कितनी है 3 मीटर है। फिर इसके बाद जो टाइम है वो कितना है 2 सेकेंड्स है। और क्या क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने पार्ट ई के अंदर जो है वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और पार्ट बी के अंदर आपने जो एवरेज पावर आउटपुट है वो कैलकुलेट करना है। तो सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हो। तो जो वर्क डन होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पार्ट ए के लिए अगर मैं काम करूँ वो इक्वल होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एम जी एच के इक्वल होगा। तो ये आगे आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो वैल्यू प्लग इन करेंगे और वैल्यू प्लग इन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एम की जगह पे क्या लिखोगे 70 लिखोगे। इसके अलावा जी की जगह पे आएगा 9.8, एच की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब आप सबको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 2058 जूल, जो कि क्या है बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट है हमारे जो आंसर है यहाँ पर, कि बिल्कुल करीब करीब आंसर है। पार्ट बी के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपने पावर कैलकुलेट करनी है और पावर जो है वो इसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है W/T के इक्वल होता है, ठीक है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वर्क डन, या हम वर्क डन को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से, तो आपको क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो प्लग इन करते हैं और आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू क्या आपके पास है 2058, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी आपके पास आंसर आएगा 1029 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पावर आ रही है वो कितनी है 1029 वॉट आ रही है। तो वॉट जो है वो इसका यूनिट है। तो आपने ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, पहले आपने वर्क कैलकुलेट करना था, फिर आपने इसको यूज़ करते हुए पावर कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। Numerical number 5, a neutron travel a distance of 12 meter in time interval 3.6 times to the power minus 4 second. Assuming its speed was constant, find its kinetic energy. Take the mass of the neutron 1.7 tens to the power minus 27 kg. देखो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक न्यूट्रॉन है वो ट्रैवल करता है 12 मीटर का डिस्टेंस, टाइम के अंदर करता है 3.6 टाइम्स टू द पावर माइनस 4 सेकंड्स के अंदर करता है। आपने अज्यूम किया कि इस जर्नी के दौरान इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको सवाल में गिवन है। तो डेटा बनाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है M, जो कि है 1.7 टन्स टू द पावर माइनस 27, और इसका जो यूनिट है वो केजी है। इसके अलावा जो डिस्टेंस ने कवर किया है वो है 12 मीटर का, और जो टाइम है वो कितना है 3.6 टेंस टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम, लेकिन अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वी फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आप वी फाइंड कर लोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड वी, पहले हम वी के लिए काम करेंगे। अब देखो आपको सवाल में एस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर, v इज इक्वल टू एस ओवर टी का फॉर्मूला, वैल्यू प्लग इन करते हैं। एस कितना है 12 है और टाइम कितना है 3.6 टेंस टू द पावर माइनस 4। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 0.66, सॉरी 0.33 टेंस टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, v मिल गया है। अब आपने क्या करना है, आपने वापस अपने इक्वेशन ए के अंदर जाना है और आपने इस v को प्लग इन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। पुट v इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो इक्वेशन ए आपके पास क्या है, यहाँ पर इक्वेशन है आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, कितना है आपके पास 1.7 टेंस टू द पावर माइनस 27, ठीक है। और जो v है वो कितना है 0.33 टेंस टू दी पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो अब इस सबको आप सब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी 9.25 टेंस टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो यहाँ आपने क्या कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब सवाल में आपका कहा गया है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करोगे।
as we know that 1 electron volt is equal to 1.6 10 to the power minus 19 joule. अगर मैं यहाँ पे 1 जूल फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the पावर माइनस 19 और जो इसका यूनिट होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, आप ये करोगे कि यहाँ पर ये जो जूल लिखा हुआ है इस जूल की जगह पर आप ये वैल्यू प्लग इन कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे प्लग इन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9.25 टेंस टू द पावर माइनस 19 एज इट इज आ जाएगा। और जूल की जगह पे आप क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 टेंस टू द पावर माइनस 19 और जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर माइनस 19 है, इसकी पावर माइनस 19 है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा और प्लस 19 और माइनस 19 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या आएगा 9.25 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 9.25 को किससे, 9.25 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.6 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा 5.78 आएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने वो फाइंड कर ली है जो कि कितनी आएगी 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, तो ये आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर हमने इसको इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए और आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस तरीके से Michael, a stone is thrown vertically upward and can reach to a height of 10 meter. Find the speed of the stone when it is just 2 meter above the ground. बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि कोई स्टोन है, ठीक है, जिस जो कि कहाँ था, ग्राउंड के ऊपर था। तो ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है और आपने क्या किया, उसको ऊपर की तरफ जो है वो थ्रो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ग्राउंड के ऊपर है, इसका कुछ ना कुछ मास है और इसके पास क्या होगा, किसी वेलोसिटी के साथ आपने इसको अपवर्ड थ्रो किया है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होगी। ठीक है, और डिक्रीज होगी और जैसे यहाँ पर ये 10 मीटर की हाइट अचीव की तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये जीरो हो गई है। तो यहाँ पर जो हाइट जो है वो है एच इज इक्वल टू 10 मीटर है। तो यहाँ पे हाइट है आपके पास h इज इक्वल टू 10 मीटर। जब इसने 10 मीटर की हाइट अचीव करी तो उस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। ये इसने मैक्सिमम हाइट अचीव करी है। ठीक है, फिर फर्दर क्या कहा जाता है कि आपने 2 मीटर की हाइट के ऊपर बताना है कि इसके पास क्या वेलोसिटी, अब इसको थ्रो किया था ऊपर की तरफ, इसके पास जो भी वेलोसिटी थी वो v वेलोसिटी थी। अब आपको अगर याद हो कि जो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब ये ग्राउंड के ऊपर है, यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर है, तो अगर आप देखो ग्राउंड के ऊपर हाइट की वैल्यू क्या है, जीरो है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं जब वैसे वैसे हाइट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर हाइट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ग्राउंड के ऊपर इसके पास जो सारी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड देन जैसे उसने मैक्सिमम हाइट अचीव करी तो उसके बाद जो सारी एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। और जब ये ग्राउंड के ऊपर था तो सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हो गई है जीरो। क्यों, क्योंकि हाइट जो है इस पॉइंट पे जीरो है। तरीके से लिख सकते हो कि अगर हम देखें एट ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड के ऊपर है तो यहाँ टोटल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। तो अगर ये ग्राउंड के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एच है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। जब एच वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एच की वैल्यू जीरो, सो दैट्स मीन कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये ग्राउंड के ऊपर है तो सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, जो सारी एनर्जी है टोटल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है और मैक्सिमम हाइट करता है यहाँ पे एट एच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जैसे ही वो 10 मीटर की हाइट के ऊपर पहुंचा है तो यहाँ पर अगर देखो आप सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में है, सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्यों, वेलोसिटी है जीरो, जब वेलोसिटी है जीरो सो दैट्स मीन कि जो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है, जीरो है। तो मैं टोटल एनर्जी अगर देखूँ तो वो किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी है जीरो और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी यहाँ पर, और जो टोटल एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो सारी एनर्जी है वो हाइट 10 की हाइट पे पहुंचा है तो सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर देखो, अगर लेट्स सपोज टोटल एनर्जी 5 जूल है, तो यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 5 जूल होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो मैक्सिमम हाइट की हाइट, तो सारी तो एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी वो 5 जूल होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो लेट्स सपोज अगर आप इस बीच के कहीं रास्ते में हो, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का होगा और कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 4+2, ठीक है, सॉरी 4+1, मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 है और जो पोटेंशियल एनर्जी 1 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, वो 5 जूल होगा, ठीक है। तो हमेशा जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, वो जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी, सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो 2 मीटर की हाइट पर है अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से वो 2 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है, वो जो स्टोन है, तो उसके पास जो भी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे क्या होगी, तो एच प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 मीटर है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। आप देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो हाइट है, ये ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का कुछ कुछ मतलब उससे कम है। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो वैल्यू है वो क्या है, एच, हाइट है 10 मीटर। अब यहाँ पे जो हाइट है वो एच प्राइम बोला है हमने उसको, और यहाँ पे जब वो ग्राउंड पे था उसके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो वी थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वी है। लेकिन अब वो ऊपर चला गया है किसी हाइट पे, तो वी की जो वैल्यू होगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू, अब वो कम हो जाएगी और वो कुछ ना कुछ न्यू होगी, जिसको मैंने वी प्राइम से डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा बनाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको ओरिजिनल हाइट उसकी गिवन है जो उसने अचीव की थी, जो क्या है 10 मीटर। अब जिस हाइट पे आपने फाइंड करना है वो हाइट है 2 मीटर की। क्या फाइंड करना है आपने, आपने फाइंड करना है उसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर की हाइट की, वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो वी प्राइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये आपने फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने क्या कहा, हर एक पॉइंट की एनर्जी है, दोनों का सम है। ये है कि जब हम 2 मीटर की हाइट के ऊपर हैं, एट एच प्राइम इज इक्वल टू 2 मीटर। जब हम 2 मीटर की हाइट पर हैं, तो जो टोटल एनर्जी होगी ई, ठीक है, वो क्या होगी, सम होगी किसका, काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर आप देखो, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी की भी इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी की भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ई की जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी। तो इस वजह से देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। अब यहाँ पर एच आपको पता है, अगर आप देखो यहाँ पर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी जिससे आपने इसको थ्रो किया था, वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, एम जी एच की एक्सप्रेशन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि एच आपको पता है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको वी पता होता तो फिर मैं यहाँ पर ये वाली टर्म यूज कर लेती। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर की इक्वल होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, एम जी एच प्राइम होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, एम जो है वो तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो यहाँ एम जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी एच इज इक्वल टू हाफ वी प्राइम का स्क्वायर प्लस जी एच प्राइम। तो ये वाली टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं जी एच माइनस जी एच प्राइम इज इक्वल टू हाफ वी प्राइम का स्क्वायर। यहाँ पे टू भी उधर चला जाएगा। अब देखो जी भी यहाँ पे कॉमन है, तो मैं जी को बाहर लिख सकती हूँ कॉमन करके इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा एच माइनस एच प्राइम हो जाएगा, टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास अननोन है जो हमें फाइंड करना है, उसको मैं लेफ्ट की तरफ लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास क्या आया है, टू जी एच माइनस एच प्राइम आ गया है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। बी डॉट एस का मतलब क्या है, बोथ साइड। तो जब आप दोनों तरफ रूट लोगे, यहाँ पे भी रूट आ गया है और यहाँ पे भी रूट आ गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच माइनस एच प्राइम आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी प्राइम आजाद हो गया है, और ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू जी एच माइनस एच प्राइम। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है जिसकी तलाश में थे हम। अब इस इक्वेशन का फायदा क्या है, आपने किस पे हाइट पर फाइंड, यहाँ पे देखो सवाल में 2 मीटर का है ना, तो अगर आपको 5 मीटर की हाइट पे भी फाइंड करना है ना, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप सिंपल इस एक्सप्रेशन में एच प्राइम की जगह वो वैल्यू डालो, और आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो वी प्राइम जो है वो किसकी इक्वल होगा, अंडर रूट 2, जी की जगह आएगा 9.8, एच क्या है आपके पास, ओरिजिनल हाइट वो है 10 मीटर, कितनी हाइट पे फाइंड करना है, 2 मीटर की हाइट पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और यहाँ पे ये माइनस होके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा सबको सिंप्लीफाई करने के बाद, वी प्राइम इज इक्वल टू 12.52 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो उस हाइट के ऊपर, 2 मीटर की हाइट के ऊपर जो भी स्टोन है उसकी जो वेलोसिटी है वो 12.52 मीटर पर सेकेंड है, और ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है। और यही चीज़ आपने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी।
Question is the potential energy of a body at the top of a building is 200 joule. When it is dropped, its kinetic energy just before striking the ground is 160 joule. Find the work done against the air resistance. तो बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने थ्रो ड्रॉप किया है किसी हाइट से, और वो हाइट जो है बेसिकली बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे इसके पास जो भी एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। और जैसे ही आपने इसको यहाँ पे इसको ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बॉडी मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होगा होगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसके पास जो सारी की सारी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 160 जूल है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी है, 200 जूल है। तो अब आप देखो यहाँ पर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो वो जो लॉस हुई है काइनेटिक एनर्जी, वो आपने क्या करना होगा, जो भी एनर्जी है वो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस उसमें खर्च हो गई है, तो आपने बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने कितना वर्क डन आपने किया है अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो क्या है पी डॉट ई, वो आपने गिवन है आपको, वो है 200 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विच इज 160 जूल। और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे इसको वर्क डन एयर लिख देती हूँ यहाँ पर, इसके अंदर के एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो भी वर्क डन है वो आपने कैलकुलेट करना है। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद हो, जिसमें क्या होता था, जिसमें ये होता था कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती थी तो उसमें ये होता था कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इस तरीके से, लेकिन और जो टोटल एनर्जी थी वो अनचेंज रहती थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पर जो है वो एयर रेजिस्टेंस समथिंग मौजूद है, जिसकी वजह से सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन आ जाएगा अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाली टर्म फाइंड करनी है, तो अपनी इक्वेशन को सेट करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पी डॉट ई है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो अपनी इक्वेशन को एयर रेजिस्टेंस के ऊपर सेट करते हैं, और आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में से आप माइनस कर दोगे इसको काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू प्लग इन करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, 200 जूल है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 160 जूल है। ठीक है, जब मैं इसमें से माइनस करूंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 जूल, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन क्या है, वो क्या है, 40 जूल का वर्क डन हुआ है, और ये क्या है, आंसर है। ये आपको फाइंड आउट करना था कि बेसिकली हुआ क्या, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, एनर्जी जो है वो वर्क डन के अंदर जो है वो कंज्यूम हुई है, और वो कितनी एनर्जी है, 40 जूल की एनर्जी है। तो ये आपके पास क्या है, आंसर आ गया है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। तो बेसिकली आपने बताना है कि 1 ग्राम की इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो क्या है, आपने वो फाइंड करनी है, और आंसर जो है वो जूल के अंदर होगा। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है, आपको एनर्जी जो मास है वो गिवन है। तो मास जो होता है वो क्या है, 1 ग्राम है। अब हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जूल जो है वो एसआई सिस्टम है, और एसआई सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का यूनिट है वो जूल है, और हम जो उसके अंदर मास को प्लग इन करते हैं वो केजी में प्लग इन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम से केजी में जाएंगे। अब हमें पता है कि 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर मैं 1 ग्राम फाइंड करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 ग्राम 1/1000 केजी के इक्वल होगा। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1, और ग्राम की जगह पे क्या आएगा, 1/1000, और यहाँ पे आ जाएगा केजी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1000, और इसका जो यूनिट है वो केजी है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मास पास आ जाएगा, वो होगा 0.01 केजी होगा। ठीक है, तो 0.001 केजी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मास मिल गया है केजी में। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने फाइंड करना है इन टर्म ऑफ जूल। कैसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल टू mc², तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, ई इज इक्वल टू mc²। ठीक है, अब यहाँ पर जो c है बेसिकली वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और c की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ होती है, और उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब क्या करोगे, वैल्यू प्लग इन करोगे, मास कितना आपके पास, 0.001, सी के आपके पास 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप सबको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल होगी,
तो इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये z आएगा 0.01 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा और 8 का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 9 टेंस टू दी पावर। और इसके अगर आप देखो एक और स्टॉप हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट इधर जाएगा तो क्या होगा 1 टेंस टू दी पावर -3 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट से आया है और मल्टीप्लाई होगा 9 टेंस टू दी पावर 16 से। बेस से पावर को ऐड कर देंगे तो 9 वन जा 9 हो जाएगा 10 टू दी पावर 16 और उसमें माइनस कर देंगे 3 को तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 टेंस टू दी पावर 16 में से जब 3 गया तो क्या आएगा 13 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा जूल के अंदर होगा वो क्या होगा 9 टेंस टू दी पावर 13 जूल होगा। तो 1 ग्राम की इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो कितनी है 9 टेंस टू दी पावर। Numerical number 9. 1 kilowatt motor pumps the water from the ground to a height of 10 meter. Find how much liter of the water it can jump इन 1 आवर्स। तो बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक पंप है, मोटर पंप जो कि जिसकी पावर आपको गिवन है जो कि 1 किलोवाट है। कह रहे हैं कि वो पानी को पंप कर रहे हैं ग्राउंड से किसी हाइट पर और वो हाइट आपको 10 मीटर गिवन है। कितने हाउ मच लीटर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है बेसिकली वो पंप कर रहा है किसी हाइट तक जो कि वो 10 मीटर की हाइट है 1 घंटे के अंदर आपने ये फाइंड करना है। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है पावर और जो पावर है वो कितनी है 1 किलो वॉट की पावर आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किलो जो है उसके लिए हम के का सिंबल यूज करते हैं और यहाँ पे जो 1 किलो है वो किसके इक्वल होता है 1 टेंस टू दी पावर 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रीफिक्स हटा के इसको इस तरीके से लिखा है और यहाँ पर आपको हाइट भी गिवन है जो कि है 10 मीटर की है। ये टाइम आपको गिवन है वो है 1 आवर। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 घंटा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर वो आएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। राइट, अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो पंप कर रहा है उस हाइट तक। इसीलिए आपने अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आपने मास ही फाइंड करना है क्योंकि जो ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर होता है उसमें एग्जैक्टली जो है वो उतना ही मास होता है जो 1 kg के अंदर होता है। तो अल्टीमेटली आपने मास फाइंड करना है, मास मिल गया तो आपने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है पावर का वो किसके इक्वल होता है, पावर इज इक्वल टू W/T, वर्क डन ओवर टाइम। और जो वर्क डन होगा यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके इक्वल होती है mgh के इक्वल होती है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी आएगा। अपनी इक्वेशन को हम मास ऐड करेंगे तो टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी एच इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन एम पे सेट हो जाएगी। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एम इज इक्वल टू पी टी डिवाइडेड बाई जी एच। अब आपने क्या करना है, वैल्यू प्लग इन करनी है। पावर कितनी है आपके पास 1 टेंस टू दी पावर 3 है। टी जो है वो कितना है 3600 है और जी की जो वैल्यू है वो कितनी है 9.8 है और एच जो है वो कितना है 10 मीटर है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 3.6 टेंस टू दी पावर 4 kg। तो आपको क्या मिल गया है, मास मिल गया है। अब जैसे कि हमें पता है कि 1 लीटर जो पानी का है उसमें एग्जैक्टली 1 kg मास होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मास है वो ये आया था केजी की टर्म में। अगर मैं इसको लीटर की टर्म में लिखूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर जो है वो 1 kg जो है वो पानी मौजूद होता है, मास जो है उसका। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3.6 टेंस टू दी पावर 4 और यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो लीटर एल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने आंसर को लीटर में लिख दिया है और ये हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। Number 10, a rocket of mass 2 kg is launched in air when it attains height of 15 meter. The 400 joules of its chemical fuel burns. Find the speed of the rocket at the maximum height. तो देखो सवाल के हिसाब से कहा जा रहा है कि एक रॉकेट है जिसका मास आपको गिवन है और वो लॉन्च किया गया है एयर के अंदर और 15 की हाइट और 15 मीटर की हाइट अटेन करने में उसने 400 जूल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी वो बर्न की है और आपको कहा जा रहा है कि इस रॉकेट की मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या स्पीड है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको मास ऑफ रॉकेट गिवन है जो कि कितना है 2 kg है, जबकि हाइट जो उसने अटेंड की है वो 15 मीटर की है। ठीक है, और जो एनर्जी उसने बर्न की है केमिकल एनर्जी ई सी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तब इसके में ई फॉर एनर्जी सी फॉर केमिकल। ठीक है, और वो कितनी है 400 जूल की है। और क्या फाइंड करना है आपसे फरमाइश की गई है कि आपने स्पीड ऑफ रॉकेट फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो आपने वी कैलकुलेट करना है। इसके अलावा इसको सॉल्व करते हैं हम। अब हमें पता है कि यहाँ पर जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसने फ्यूल जो है वो बेसिकली बर्न हुआ है। तो वो जो फ्यूल है बेसिकली वो क्या है
वो क्या है, केमिकल एनर्जी और फ्यूल है, वो किस में कन्वर्ट हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो जब ये ग्राउंड के ऊपर था, ये रेस्ट में था, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब जो फ्यूल है, जैसे जैसे वो बर्न होगा तो उससे क्या होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ऐसा ऐसा इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली वो कन्वर्ट हो रही है इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सी डॉट ई केमिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी पे सेट करेंगे, इस वजह से कि हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है और काइनेटिक एनर्जी को पता चलेगी, मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी डॉट ई और पोटेंशियल एनर्जी तो जाके माइनस हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन करो तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है, और केमिकल एनर्जी सवाल में गिवन है कि 400 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच के इक्वल होता है। तो आपको तमाम वैल्यूज गिवन है, वैल्यू प्लग करते हैं, मास है 2 वी स्क्वायर 400 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 15 है। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा आंसर 294। तो यहाँ पे हम 2 से 2 इधर मर जाएगा लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पे क्या आएगा 400 माइनस 294। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से मर जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा वी यूनिट 5 वर्क एनर्जी पावर, उसका लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस यूनिट 5 का, जिसमें कहा जाता है अ मोटर पंप्स द वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट to the height of 120 meter. If the motor is 50% efficient, then how much input electric power is needed? बेसिकली देखो, सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक पंप है जो कि क्या कर रहा है, वाटर को कितने रेट से पंप कर रहा है, 500 ग्राम पर मिनट, हर एक मिनट में 500 ग्राम पानी को वो 120 हाइट के ऊपर पंप कर रहा है। और जो पंप है हमारे पास उसकी एफिशिएंसी 50% है, और इलेक्ट्रिक जो इनपुट पावर है वो हमें कितनी ज़रूरत होगी, इनपुट पावर वो हमें फाइंड करनी है। तो डेटा बनाते हैं, आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें गिवन है। आपको गिवन है यहाँ पर आपको गिवन है मास, ये कितना है 500 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, ग्राम से केजी में जाएंगे, एज वी नो दैट 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर मुझे 1 ग्राम फाइंड करना है तो क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे जो इसका यूनिट है वो केजी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 ग्राम आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यहाँ पर 500 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, और जो यूनिट होगा वो केजी होगा। तो दो जीरो से दो जीरो मर जाएंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 केजी आ जाएगा। तो मास ऑफ द वाटर कितना है, 0.5 केजी है। और जो टाइम है वो उसको कितना लग रहा है, वो है 60, यहाँ पे 1 मिनट है, 1 मिनट को मैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड लग रहा है उसको टाइम। और कितनी हाइट पे पंप कर रहा है, वो है 120 मीटर की हाइट पे पंप कर रहा है, और एफिशिएंसी है वो कितनी है, 50% एफिशिएंसी है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने जो इलेक्ट्रिक इनपुट पावर है वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपकी आई कैलकुलेट करना है जो कि इनपुट पावर है, ठीक है। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी बीटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये एफिशिएंसी जो है वो परसेंट में आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जगह हमें क्या चाहिए, इनपुट पावर चाहिए, पी आई इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो पी आई है वो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पहले पी नॉट पता होना चाहिए। फर्स्ट फाइंड पी नॉट आउटपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर वो इक्वल होगा W ओवर टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आप किसी हाइट पर पानी को पंप कर रहे हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, एम जी एच, यहाँ पे क्या आएगा टी आ जाएगा। तो ये जो आउटपुट पावर है वो किसके इक्वल है, एम जो कि कितना है, यहाँ पर 0.5 केजी, जी की वैल्यू है 9.8, एच क्या है 120 मीटर है, और जो टाइम है वो कितना है 60 है। तो यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू आएगी 9.8 वॉट। ये आपके पास क्या है, आउटपुट पावर है, ठीक है। अब हमें आउटपुट पावर मिल गई है, तो हमने क्या करना है, इसको यूज करते हुए अपनी इक्वेशन में प्लग इन करेंगे, और उससे वहां से हम इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन ए में जाएंगे हम, और यहाँ पे हमें इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है। तो पी नॉट क्या था आपके पास 9.8,
और एफिशिएंसी थी 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और यहाँ पे क्या है 10 है, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। तो 2 जब 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 19.6। और यहाँ पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 20।